हेलो स्टूडेंट्स। कल क्लास में मैंने डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में और मैंने कल बताया था आपको कि अपन चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। देखिए, चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले अपन वैद्युतिकी वर्ड है जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो वैद्युतिकी क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश तथा इससे संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? वैद्युतिकी। अब देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युतिकी के दो पार्ट में डिवीजन किया गया है। पहला पार्ट है इसका स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा पार्ट है धारा वैद्युतिकी। धारा या गति की वैद्युतिकी बोल सकते हैं अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, स्थिर वैद्युतिकी और धारा वैद्युतिकी, इन दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों किसके पार्ट है? वैद्युतिकी की। वैद्युतिकी के दो पार्ट। स्थिर वैद्युतिकी की डेफिनेशन अगर देना चाहें अपन, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, हालांकि दोनों आवेश पे ही डिपेंड है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन? स्थिर आवेश और उससे संबंधित गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। और धारा वैद्युतिकी में हम गतिमान आवेश, देखिए डिफरेंस देखिए, इसमें लेंगे अपन स्थिर आवेश और इसमें लेंगे हम गतिमान आवेश। कल अपन ने डिस्कस किया था, यदि आवेश स्थिर रहता है तो वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जहां आवेश गतिमान होता है वहां विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित रहता है। तो डेफिनेशन देना चाहे तो क्या बनेगी स्थिर वैद्युतिकी की? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और उससे संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या बोलेंगे? स्थिर वैद्युतिकी। और गतिमान आवेश और उससे संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन किसमें करेंगे अपन? धारा वैद्युतिकी में। ठीक है, तो इन दोनों के एग्जांपल में लूं तो इसमें हो जाएगा अपना एक तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव। ये सब कैसे कल्पना करेंगे अपन? आवेशों को स्थिर मानकर। और जो धारा वैद्युतिकी में अपन विद्युत धारा का अध्ययन करेंगे, धारा घनत्व आदि, ये इनके एग्जाम्पल है। स्थिर वैद्युतिकी में ले लेंगे अपन विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, और धारा वैद्युतिकी में ले लेंगे अपन विद्युत धारा और धारा घनत्व। देखिए दोस्तों, ये आवेश की स्थिति के बारे में अपन को पता लगा कि स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब आवेश, आप सब लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, धनायन और ऋणायन। आवेश का प्रकार हमें कैसे पता लगा, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, वो इसके बाद डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं अपन। आवेश का प्रकार कैसे पता लगा हमें, इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया? देखिए, सबसे पहले एक अपन ने कांच की छड़ ली और उससे एक अपन ने लिया रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ को हमने रगड़ा रेशम के कपड़े से, तो आप जानते हो घर्षण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है अपन ने कल। घर्षण के द्वारा हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। कुल मिला के जो रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ में जो घर्षण के द्वारा इनमें एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, वो होता है आकर्षण का गुण। देखिए, सबसे पहले हम एक कांच की छड़ लेंगे और इसको रगड़ेंगे रेशम के कपड़े से। कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, इन दोनों को घर्षित करने पर हमने देखा कि रेशम के कपड़े पर ऋणायन और कांच की छड़ पर धनायन उपस्थित हो जाता है। अर्थात अपन जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर धनायन कब आ जाता है? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और किसी भी वस्तु पर
नेगेटिव अर्थात ऋणायन कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अर्थात यहाँ रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। ठीक है, एक कांच की छड़ ली अपन ने और एक रेशम का कपड़ा, दोनों को रगड़ने पर अपन ने एक विशेष प्रकार का गुण देखा आकर्षण का, और यहाँ पता लगाया कि कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं और रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसलिए रेशम के कपड़े पर नेगेटिव और कांच की छड़ पर पॉजिटिव आवेश आया। अब देखिए हम एक और कांच की छड़ लेते हैं और उसे वापस रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, और उस घर्षित कांच की छड़ को जब मैं इस वाली छड़ के पास लाता हूं तो स्टूडेंट देखिए क्या फर्क देखने को मिलेगा मुझे, यदि पॉजिटिव पॉजिटिव, अपन जानते हैं कि समान आवेश आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करेंगे, तो हम देखते हैं कि इन दोनों के मध्य रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण बल लगता है। ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। दूसरे पोर्शन में मैं लूंगा एक बिल्ली की खाल और दूसरा लूंगा एबोनाइट की छड़। देखिए उसी प्रकार से एबोनाइट की छड़ को लटका लूंगा मैं और इधर ले लूंगा बिल्ली की खाल। तो यहां देखते हैं एबोनाइट की छड़ पे ऋणायन आ जाता है और बिल्ली की खाल पर धनावेश उपस्थित हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर ने जो प्रोसेस किया उसी प्रकार से एक और एबोनाइट की छड़ लेंगे, उसको अपन वापस बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे और उसे वापस कहाँ ले जाएंगे, एबोनाइट की छड़ के पास। तो देखिए इस वाली एबोनाइट की छड़ के पास यदि नेगेटिव है तो दूसरी वाली एबोनाइट की छड़ के पास भी क्या रहेगा, नेगेटिव। और आप जानते हो कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन, अर्थात ये क्या होंगे, प्रतिकर्षण, और इनमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। देखिए पहली स्टेज में अपन ने एक कांच की छड़ ली और रेशम का कपड़ा लिया और दूसरी कांच की छड़ को पास लाए तो क्या हो गया, प्रतिकर्षण हुआ। उसी प्रकार दूसरे केस में अपन लाए एक एबोनाइट की छड़ और इधर क्या लाए, बिल्ली की खाल, और एक और जब एबोनाइट छड़ अपन पास में लाते हैं तो वहां भी प्रतिकर्षण बल लग सकता है। अब देखिए तीसरी जो स्टेज होगी अपनी, उसमें क्या करूंगा मैं, एक तो कांच की छड़ लूंगा घर्षित और दूसरा क्या लूंगा, एबोनाइट की छड़। तो देखिए अब क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा अपन को, ये कांच की छड़ और इसके पास ले आया मैं एबोनाइट की छड़। तो देखिए यहाँ अपोजिट आवेश है, तो यहाँ अपन को देखने को मिलेगा इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल। देखिए स्टूडेंट एक बार अपन ने ली कांच की छड़ और थोड़ा लाइट हो रहा है, दूसरी ली अपन ने एबोनाइट की छड़। तो हम देखते हैं कि एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है, एक दूसरे के पास आती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ लगने वाला बल कौन सा होगा, आकर्षण बल। ठीक है, तीनों स्थिति हमारे सामने है, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े। दोबारा कांच की छड़ अपन पास में लाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। उसी प्रकार से हम लाते हैं एबोनाइट की छड़ और बिल्ली की खाल को रगड़ते हैं, उसके बाद घर्षित एबोनाइट की छड़ दोबारा लाते हैं तो इनमें भी प्रतिकर्षण बल। अब इनमें से एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ जब हम पास में लाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ आकर्षण बल लगता है। इस प्रकार हमें यहाँ से पता लगता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन इस निर्णय में पहुंचे कि एक का नाम उन्होंने धनायन दिया और एक का ऋणायन। जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागे उसको उन्होंने पॉजिटिव दिया और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसको नेगेटिव। यहाँ कांच की छड़ पॉजिटिव रहेगी और एबोनाइट की छड़ नेगेटिव। इस प्रकार हमें पता लग गया, अपन पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आवेश के प्रकार का। तो आवेश के प्रकार में हमें यहाँ पता लगा कि दो प्रकार के आवेश मिले अपन को,
डॉक्टर बेंजामिन ने बताया कि एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। आवेश के बारे में हमें किसने बताया कि डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऋणायन और धनायन। नेक्स्ट मैंने आपको कल भी बताया कि दो प्रकार के भाग होते हैं, तो चालक और एक अचालक। देखिए चालक की डेफिनेशन कल भी बताई थी अपन ने, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं अपन, चालक। अचालक उन्हें बोलेंगे जिनमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। धारा का प्रवाह चालक में तो क्यों हो जाता है और अचालक में क्यों नहीं हो पाता है, वो कल अपन ने डिस्कस किया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। चालक में क्या उपस्थित रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। जैसे चालक में आप ले सकते हो चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, चालक। विद्युत धारा इनमें प्रवाहित हो सकती है। अचालक या कुचालक के लिए अपन क्या डेफिनेशन दी थी कल, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अनुपस्थित। और कौन कौन से, लकड़ी है, कांच है, प्लास्टिक है आदि, इनमें करंट का फ्लो, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो चालक और अचालक। एक तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अर्धचालक में एक नॉर्मल टेम्परेचर पर वो एक अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, जबकि जब उन्हें ताप दिया जाता है या उष्मा दी जाती है तो धीरे धीरे उनके जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए रहते हैं ध्रुवण नाभिक के बल से, वो टूटने लगते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। इस कारण अर्धचालक में भी करंट फ्लो होने लगता है। एग्जाम्पल है चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, कॉपर और भी है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, चालक। लकड़ी, कांच, प्लास्टिक आप जानते हो सब, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अचालक। ठीक है, नोट कीजिए इन्हें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आवेशन की विधियां। कितनी प्रकार से हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए आवेश के प्रकार में एक एक्सपेरिमेंट किया था अपन ने, तो वहां किस प्रकार से हम आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, वहां हम एक दूसरे को घर्षित करके, देखिए अपन ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था और एमोनाइट की छड़ को हमने रगड़ा था बिल्ली की खाल से। तो वहां आवेश किस प्रकार उत्पन्न कर रहे हैं अपन, घर्षण के द्वारा। तो आवेशन की विधियां मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। और ये 3 टाइप्स है। पहली विधि है घर्षण विधि, फ्रिक्शन। दूसरी है चालन विधि, कंडक्शन। और तीसरी है प्रेरण विधि, इंडक्शन विधि। 3 प्रकार की विधियां हैं, घर्षण विधि, चालन विधि और प्रेरण विधि। देखिए पहले प्रकार की विधि में अपन आवेश के प्रकार में डिस्कस कर चुके हैं, कांच की छड़, रेशम के कपड़ा और एबोनाइट की छड़ और बिल्ली। तो अपन को घर्षण विधि में सेम यही प्रोसेस करना है। एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी अपन को, क्या आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अर्थात कुल मिला के यहाँ कुल आवेश 0 है। जो प्रारंभ में था आवेश, प्रारंभ में आवेश क्या था, दोनों वस्तुएं क्या थी, उदासीन, जब तक उनको घर्षित नहीं किया जा सकता। और जितने आवेश कोई त्यागेगा उतने ही आवेश दूसरी वस्तु ग्रहण करेगा, अर्थात उनको संयुक्त रूप से मिलाया जाए, कुल मिला के आवेश क्या मिलेगा हमें, जो प्रारंभ में था। प्रारंभ में क्या था, 0, और लास्ट में क्या मिलेगा हमें, 0। इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं, अर्थात जो पहले आवेश था वही बाद में आवेश रहता है। तो इस वाली विधि के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं, किसमें, आवेश के प्रकार में। नेक्स्ट विधि आती है हमारी चालन विधि। चालन विधि में देखिए मैं आपको यहाँ इसके बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि आवेश के प्रकार में हमें वही किया है जो इस विधि में लिखना है। जो आवेश के प्रकार में किया है अपन ने वही इस विधि में लिखना है। कौन सी में, घर्षण विधि। बात आती है चालन विधि और प्रेरण विधि। पहले अपन डिस्कस करेंगे चालन विधि के बारे में। चालन विधि में देखिए सर्वप्रथम हम
आवेशित गोला लेंगे, उसको रखेंगे अपन कुचालक स्टैंड पर। ठीक है, कुचालक स्टैंड इसलिए लेते हैं अपन क्योंकि जो गोले पर आवेश है वो स्टैंड में नहीं आ पाए, सारा आवेश गोले पर ही रहे। तो किसी स्रोत द्वारा अपन ने इसको आवेश दे दिया पॉजिटिव, और इसको ए गोला नाम दे दिया, ये है आवेशित चालक। एक दूसरा गोला लेते हैं अपन, उसको अभी कुचालक स्टैंड पे रखेंगे बी, और ये है, इस पे आवेश मान लिया अपन ने पॉजिटिव क्यू, और ये है अनावेशित चालक गोला। ठीक है, पहली स्थिति आ गई मेरी। एक तो मैंने आवेशित चालक गोला ले लिया जिसको किसी स्रोत द्वारा मैंने धनावेश दे दिया, और दूसरा उसके पास बी अनावेशित चालक गोला ले लिया। अब देखिए दूसरी स्टेप में क्या करूंगा मैं, इसके पास आवेश क्यू है, अब इन दोनों को मैं संपर्क में लाऊंगा। चालन विधि का मतलब ये होता है कि एक आवेशित गोला लेते हैं और एक अनावेशित गोला, दोनों को संपर्क में लाने पर समान प्रकृति का आवेश दूसरे गोले निरावेशित गोले पर उत्पन्न हो जाता है। किस प्रकार से होगा देखिए कि इन दोनों को अपन संपर्क में लिया है, अर्थात इन दोनों को संपर्क में लाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, वही कुचालक स्टैंडों पर रखेंगे इनको। इस सिचुएशन तीसरी है अपनी, और हम देखते हैं कि इन दोनों पे आवेश बढ़ जाता है, अर्थात पहले कितना था Q, अब कितना कितना आवेश रह जाएगा इन पे Q/2, और इधर भी रह जाएगा Q/2। ठीक है, आवेश देखिए आवेश पैदा नहीं होगा यहाँ, जितना आवेश है उतना ही बढ़ेगा। ये निरावेशित था तो इतना जितना आवेश इसमें Q/2 रह गया, इधर कितना रह जाएगा Q/2, क्योंकि टोटल आवेश कितना था अपने पास Q। ठीक है, तीसरी स्टेप में क्या करूंगा मैं कि जो संपर्क में लाया था वापस इनको अलग अलग कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले क्या किया अपन ने, आवेशित चालक लिया, उसके बाद अनावेशित चालक लिया, फिर उन दोनों को क्या लाया, संपर्क में लाया। संपर्क का मतलब उन दोनों को टच कराया। तो हम देखते हैं यदि पूरा आवेश कितना था Q A पर, तो यदि B को संपर्क में लाता हूं तो दोनों गोलों पर कितना आवेश वितरित हो जाता है, Q/2, मतलब आधा आधा आवेश इनमें वितरित हो जाता है। लास्ट में क्या करेंगे, मैं इन दोनों गोलों को अलग कर लूंगा। दोनों गोलों को अलग करूंगा तो मैं देखूंगा कि इस पर Q/2 आवेश रह जाएगा और इस पर Q/2 आवेश रह जाएगा। और अब मैं देखता हूं कि तीसरी सिचुएशन में मैं देखता हूं कि जो आवेश है वो गोलों की सतह पर वितरित हो जाते हैं, गोलों की सतह पर फैल जाते हैं। ये क्यों फैले, देखिए ये इस प्रकार से क्यों फैले, सतह पर क्यों फैले, इसका एक कारण है कि आप जानते हो कि एक गोले के अंदर यदि पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, हमेशा रिपल्सन करता है। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण करेगा, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। दोनों पर कौन सा आवेश आ गया, पॉजिटिव Q/2 और पॉजिटिव Q/2। तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश क्या करेगा, आपस में प्रतिकर्षण करेगा और एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करेंगे, इसलिए समस्त आवेश कहाँ एकत्रित हो जाएगा, सतह पर। और ये बात हमेशा ध्यान रखो कि चालकों में जो आवेश रहता है वो सतह पर उपस्थित रहता है, चालकों के अंदर आवेश का मान शून्य रहता है, 0 रहता है। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सी विधि थी अपनी, चालन विधि। पहले ही विधि अपनी घर्षण विधि थी जो अपन ने आवेश के प्रकार में डिस्कस की थी। दूसरी विधि है चालन विधि। इस विधि में एक आवेशित और दूसरा अनावेशित चालक लाएंगे और दोनों को क्या करेंगे, अपन संपर्क में लाएंगे, टच कराएंगे, तो हम देखते हैं दोनों पर समान आवेश आ जाता है, और जब उनको अलग अलग किया जाता है तो सारा आवेश सतह पर फैल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चालन विधि के द्वारा हम एक आवेशित गोले से निरावेशित गोले पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। कौन सी विधि से, चालन विधि से। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करो या स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कौन सी विधि है अपनी, प्रेरण विधि, इंडक्शन। देखिए प्रेरण विधि में क्या करते हैं, चालन विधि में आप ध्यान रखना कि हमें यदि जिस जो स्रोत आवेश से आवेश मिला है उसी प्रकृति का आवेश हमें अनावेशित गोले पर भी मिलेगा, जबकि प्रेरण विधि में यहाँ
दूसरे प्रकार का आवेश मिलेगा, यदि पॉजिटिव देंगे तो नेगेटिव मिलेगा और नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तीसरी विधि है मेरी प्रेरण विधि, इंडक्शन विधि। देखिए इन दोनों विधियों में ये अंतर है, चालन विधि में और प्रेरण विधि में। चालन विधि में हम एक आवेशित गोला लेंगे, यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे, और एक अनावेशित गोला लेंगे, ठीक है। लेकिन चालन विधि में जो दूसरा अनावेशित गोला है उसमें समान प्रकृति का आवेश मिलेगा, जबकि प्रेरण विधि में हमें असमान प्रकृति का आवेश मिलेगा। देखिए क्या करेंगे, हम एक गोला लेंगे, वापस इसको कुचालक स्टैंड पर रखेंगे, और जब पॉजिटिव स्रोत लाऊंगा मैं इस आवेश को देने के लिए, तो देखिए यदि मैं इसको टच करा देता हूं, यदि मैं इसको टच करा देता हूं तो कौन सी विधि हो जाएगी, चालन विधि। प्रेरण विधि में मुझे इसको टच नहीं कराना है, टच नहीं कराना है तो ये पॉजिटिव है, और इस वाले चालक अनावेशित चालक गोले के कारण इसमें उपस्थित जो नेगेटिव है वो इस तरफ एकत्रित हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आकर्षित, और जो इसमें उपस्थित पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी, प्रतिकर्षित। देखिए स्टूडेंट दोबारा देखिए, एक धनावेशित छड़ लाऊंगा मैं जो स्रोत की तरह कार्य करेगी मेरे, और उसको अनावश्यक चालक गोले के पास लाऊंगा, तो इसमें उपस्थित नेगेटिव पॉजिटिव से क्या करेगा, आकर्षण करेगा, इस वजह से ये इधर की ओर भागेंगे, और जो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षण, इस वजह से दूसरी सतह की ओर भागेंगे। कहाँ रखा है अपन ने, कुचालक स्टैंड पर, कि कोई भी आवेश नीचे नहीं आ पाए। दूसरी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, पहली सिचुएशन होगी मेरी, दूसरी सिचुएशन में मैं देखिए वही छड़ को रखेंगे, यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव, और नीचे रख दिया कुचालक स्टैंड पर। अब देखिए इस वाले धनावेश को मैं भू संपर्कित कर दूंगा। भू संपर्कित का मतलब होता है कि जो समस्त जिस चीज को अपन भू संपर्कित करते हैं उसका समस्त आवेश कहाँ चल जाएगा, पृथ्वी में। आप जानते हो पृथ्वी एक विशाल धारिता का चालक है जो कितना भी आवेश ग्रहण कर सकता है और कितना भी आवेश दे सकता है, इसलिए ये समस्त धनावेश कहाँ पहुंच जाएगा, पृथ्वी में, अर्थात इसे भू संपर्कित कर दिया जाता है। तो तीसरी सिचुएशन में मैं देखता हूं कि जो धनावेश है कहाँ चला गया, पृथ्वी में, तो अब क्या उपस्थित रह गया इसमें, केवल नेगेटिव, केवल नेगेटिव उपस्थित रह गया। अब लास्ट में मैं क्या करूंगा, इस छड़ को भी हटा लूंगा, लास्ट में क्या करूंगा, इस छड़ को हटा लूंगा, तो इस गोले पर क्या उपस्थित रह जाएगा, केवल नेगेटिव, क्या उपस्थित रह जाएगा, नेगेटिव। और चौथी स्थिति में मेरे को जो गोला दिखाई देगा वो इस तरह से दिखाई देगा कि जो आवेश है ऋणावेश वो सतह पर फैल जाएगा। जो आवेश है वो कहां फैल जाएगा, सतह पर। क्यों फैल जाएगा, इस गोले में क्या उपस्थित रह गया, केवल नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, इसलिए समस्त आवेश सतह पर फैल जाएगा। अब देखिए शुरू में कौन सा आवेश दिया था अपन ने, पॉजिटिव, कौन सा आवेश दिया था, पॉजिटिव। लास्ट में मैं जो अनावेशित गोला था उस पर आवेश कौन सा मिला, नेगेटिव। तो प्रेरण विधि में हम कह सकते हैं कि अनावेशित गोले पर असमान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेशित छड़ती अपने, और गोला कौन सा प्राप्त हुआ हमें, ऋणावेशित, ठीक है। तो प्रेरण विधि में हमें असमान प्रकृति का आवेश मिलेगा, जबकि चालन विधि में मुझे समान प्रकृति का आवेश मिलेगा। तो आज अपन ने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, एक तो आवेश का पता लगा हमें, एक तो नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। एक किसके अनुसार पता लगा हमें, डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, दोबारा बोल रहा हूं मैं, डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया कि आवेश दो टाइप के होते हैं, तो धनावेश, दूसरा ऋणावेश। उसके बाद डिस्कस किया अपन ने चालक अचालक किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल और विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं, घर्षण विधि चालन विधि में, और तीसरा है प्रेरण विधि जो अभी डिस्कस किया अपन ने। तो तीनों विधियां आपने डिस्कस होगी स्टूडेंट्स, इनको आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन ने तीनों विधियों के बारे में डिस्कस किया।
इसके आगे अपन जो यूनिट क्या होती है, मात्रा क्या होता है आवेश का, और आवेश को गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आएगा अपना कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम आप लोगों ने सुन रखा होगा, थोड़ी बहुत क्लासेस लिए हो तो। कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पास लेके आऊंगा आवेश के गुणधर्म और कूलॉम्स लॉ। थैंक यू।